हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था गृह अर्थव्यवस्था। गृह अर्थव्यवस्था क्या होती है, गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत क्या होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट में आपने पढ़ा था सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, हमने इसमें कई बार एक वर्ड आया है आवश्यकता, कि आवश्यकता क्या होती हैं, आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो आवश्यकता होती क्या है, आज हम आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यकताएं जो हैं व्यक्ति की इच्छाएं ही जो होती हैं मौलिक रूप से आवश्यकता बन जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि इच्छाएं और आवश्यकताएं दो भिन्न चीज़ें होती हैं, दोनों एक समान नहीं होती। इच्छा तो व्यक्ति बहुत करता है, लेकिन आवश्यकताएं जो है वो सारी इच्छाएं जो है वो आवश्यकताएं नहीं हो सकती। हाँ, व्यक्ति की इच्छाएं मौलिक रूप से आवश्यकताएं बन जाती हैं। प्रत्येक इच्छा हमारी आवश्यकता नहीं हो सकती। इच्छाएं हमारी भावनाओं से पोषित होती हैं, अर्थात इच्छाएं जो हैं वो सिर्फ हमारी भावनाएं होती हैं कि हम यथार्थ से ऊपर उठकर या यथार्थ को बिल्कुल भूलकर भी बहुत सारी इच्छाएं करते हैं कि हमें आसमान में उड़ना है, या चिड़िया को देखकर बच्चा इच्छा करने लगता है कि मुझे भी उड़ना है। तो वो इच्छाएं जो है वो आवश्यकता नहीं हो सकती। तो इच्छाएं जो हैं वो भावनाओं से पोषित होती हैं और यथार्थ से बहुत दूर होती हैं। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं उनका सीधा संबंध हमारी भौतिक यथार्थताओं से होता है, अर्थात आवश्यकताएं जो हैं वो यथार्थ में होती है, उनको हम पूरा कर सकते हैं, किंतु इच्छाएं जो हैं उन सभी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ विशिष्ट इच्छाएँ ही होती हैं जो आवश्यकताओं की श्रेणी में आती हैं, अर्थात कुछ ही ऐसी इच्छाएँ हैं जो हमारी आवश्यकताओं की श्रेणी में आ सकती हैं, जिनको कह सकते हैं हम कि ये हमारी आवश्यकताएं हैं। अर्थात परिभाषा के तौर पर अगर हम पढ़ें तो आवश्यकता हम उस प्रबल इच्छा को कह सकते हैं जिसमें कल्पना के अतिरिक्त 3 अन्य तत्व भी विद्यमान हों। अर्थात इच्छा जो हमारी है वो कल्पना से पोषित होती है, उसमें कल्पना का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आवश्यकता हम उस इच्छा को कह सकते हैं जिसमें कल्पना के अतिरिक्त 3 चीज़ें और भी विद्यमान हो। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली है इच्छा की प्रबलता, अर्थात इच्छा कितनी प्रबल है, उसको हम पूरा करना कितना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा है इच्छा पूर्ति के समुचित साधन, अर्थात जो हमने इच्छा की है हमारे पास उसको पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध हैं या नहीं। जैसे अभी हमने बात करी कि एक छोटा बच्चा चिड़िया को उड़ता हुआ देखकर इच्छा करता है कि उसको भी उड़ना है, लेकिन उसके पास पंख नहीं है, अर्थात इच्छा की प्रबलता ठीक है, चाहे वो कितना भी चाहे वो उड़ नहीं सकता। तो इच्छा पूर्ति के समुचित साधन होने भी आवश्यक है। अगर हमारे पास साधन नहीं होंगे तो हम इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। साधनों के उपयोग की तत्परता, तीसरा है कि हमारे पास साधन तो हैं किंतु क्या हम उसे उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि हमारे पास धन है, हमारी इच्छा है कुछ, उसकी प्रबलता भी है कि हमें पूरा करना है, हमारे पास साधन भी उपलब्ध है, हमारे पास धन भी उपलब्ध है, पर क्या हम सच में चाहते हैं कि उस धन को हम उस इच्छा के लिए पूरा करें या फिर व्यय करें। तो इसका अर्थ है कि आवश्यकता वही हो सकती है जिसमें ये तीनों गुण भी विद्यमान हो, अर्थात पहले तो इच्छा प्रबल हो, इच्छा पूर्ति का साधन हमारे पास हो और साधनों के उपयोग की तत्परता हो। अगर ये तीनों पॉइंट उसमें है तो फिर हम उस इच्छा को क्या कह सकते हैं? आवश्यकता कह सकते हैं। जैसे अगर इसके बारे में हम एक उदाहरण पढ़ें, मान लीजिए एक व्यापारी के मन में इच्छा आती है कि उसका नगर जो है उसका एक मतलब अच्छे से शहर में एक अच्छा सा घर हो या मकान हो। तो ये तो हो गई उसकी प्रबलता। इसके बाद से देखना है कि उसके पास साधन है, क्या उसके पास अच्छा मकान बनाने के लिए उतना धन है जो वो बना पाए। इच्छा तो हो गई, इच्छा प्रबल भी हो गई कि वो चाहता है हर हाल में कि वो मकान बना पाए। तो अगर उसके पास साधन है, क्या उसके पास साधन है, उसके पास धन है उतना कि वो मकान बना सके। यदि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसकी इच्छा जो है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो काल्पनिक तौर पर रह जाएगी और उसके बाद वो आवश्यकता का रूप कभी ले नहीं सकती। इसके बाद है अगर उसके पास धन है, तो इच्छा की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत होना थोड़ा संभव है कि हाँ, इच्छा जो है वो आवश्यकता बन सकती है क्योंकि उसके पास इच्छा पूर्ति के साधन भी हैं। इसके बाद देखना होगा कि क्या वो व्यक्ति अच्छा मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन खर्च करने के लिए भी तैयार है। हो सकता है व्यापारी सोचे कि जितना जो धन है उसके पास, अगर वो मकान पर खर्च करने की बजाय अगर उसको व्यापार में लगाए
तो उसको अधिक लाभ मिलेगा, और किराए पर भी रहेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो निर्भर करता है कि वो उसको व्यवसाय में लगाने को प्राथमिकता देगा, उसको क्या सही लगेगा। अगर उसके पास धन इतना है कि वो व्यवसाय में भी लगा सकता है, मकान भी बना, अगर वो चाहे, अगर वो उस धन को मकान बनाने के लिए तैयार हो जाए, व्यय करने के लिए, तभी वो जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण रूप से आवश्यकता की श्रेणी में आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि तीनों पॉइंट्स इसमें अगर हैं तभी हम मान सकते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो आवश्यकता का रूप ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है। इसके बाद है जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वैसे तो जनरली हम समझ ही सकते हैं कि आवश्यकताओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है आर्थिक कारक, अर्थात हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, तो जो आर्थिक कारक है वो इसको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है ये। वास्तव में क्या होता है, आर्थिक कारक का मतलब है हमारी आय, अर्थात पारिवारिक आय जो हमारी है। इच्छा पूर्ति के लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास साधन का होना ज़रूरी है, और अधिकतर इच्छाएं ऐसी होती है जिनके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे पास धन है, अगर हमारी आय अच्छी है, हमारे पास धन है, तो ही हम उस इच्छा को आवश्यकता मान सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला हमारा है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी आय नहीं है तो हम उसको आवश्यकता की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। दूसरा है हमारा सामाजिक कारक, अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण। हम किस समाज में रहते हैं, हम किस जगह रह रहे हैं, तो ये जो कारक हैं, जैसे सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक नियम होते हैं, समाज हमारी निंदा करता है या प्रशंसा करता है, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो अनेक तरह के सामाजिक प्रचलनों के कारण क्या होता है कि हम लोग बाध्य हो जाते हैं कुछ चीज़ों पर व्यय करने के लिए, वो हमारी आवश्यकता बन जाती है, अर्थात समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक हमारी बाध्यता हो जाती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा है आपका विज्ञापन, अर्थात जो विज्ञापन होते हैं वो बहुत अधिक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। विज्ञापन से क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में हम देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट बहुत आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है कि जैसे उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो वो देखेगा कि कौन कौन सी चीज़ों के एड्स आ रहे हैं, किस में क्या क्वालिटी है, किसके क्या गुण हैं, कौन सी चीज़ हमें खरीदनी चाहिए, अच्छी है बुरी है। तो कई बार हम विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, हम एक बार शायद ध्यान ना दें, 2 बार शायद ध्यान ना दें, तो कहीं ना कहीं विज्ञापन भी हमारी आवश्यकताओं को जो है वो प्रभावित करते हैं। कई बार अनावश्यक चीज़ें भी शायद जो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनको भी हम विज्ञापन के कारण अपनी आवश्यकताओं की श्रेणी में रख देते हैं। इसके बाद है रीति रिवाज तथा फैशन। यहाँ पर हमने बात करी थी सामाजिक कारक, उसी की तरह ये भी है कि सामाजिक प्रचलन और रीति रिवाज वो होते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। आजकल बहुत सी चीज़ें हम फैशन के कारण ही खरीद लेते हैं, जैसे कि वस्त्र हैं, कुछ वस्त्र महंगे होते हैं लेकिन फ़ैशन के कारण हम उसको खरीद लेते हैं। तो फ़ैशन जो है और रीति रिवाज जो हैं वो हमारी आवश्यकताओं को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद है आदतों की बाध्यता। कुछ इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं, कुछ जो हमारी आदत बन जाती हैं। जैसे कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, ये हमारी गलत आदतें होती हैं, लेकिन हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि ये हमें करना ही करना है। कुछ लोगों को, जैसे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, उनको अखबार पढ़ने की आदत है, शुरू से ही वो सुबह अखबार पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़ना एक अच्छी आदत है, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। अर्थात आदतें अच्छी हों या बुरी हों, आदतें जो हैं हमें पॉजिटिव वे में भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बचत की अगर एक गृहिणी को आदत है, तो जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी हमेशा बचत का, उसमें वो एक अब रखेंगे कि हमें बचत करनी ही करनी है। तो आदतें जो है वो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है दिखावा या अनुकरण। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सामाजिक कारक की तरह ही है कि दिखावा करने की प्रकृति जो है वो मनुष्य की वैसे स्वाभाविक होती है, फिर उसको हमें मनुष्य की कमज़ोरी भी कह सकते हैं। कई कार्य तो अनावश्यक रूप से सिर्फ दिखावा करने के लिए ही कर देते हैं। जैसे अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अच्छी साड़ी पहनना कि सब लोग आएंगे, देखेंगे, क्या बोलेंगे। शादी अगर हम करते हैं, शादी विवाह का समारोह जो करते हैं, कई बार लोग ऋण लेकर भी शादी करते हैं कि हमें अच्छी शादी करनी है, ये दिखाना है, हमें ये देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमारी आदतों को, ये भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा।
कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उस व्यक्ति के घर में टीवी है तो मुझे भी टीवी लेकर आना है, चाहे उसकी पारिवारिक आय, उसकी अर्थव्यवस्था अलग तरह की हो, हमारी अलग तरह की हो, लेकिन कई बार हम देखते नहीं हैं, जब व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है तो वो और चीज़ों को नकार देते हैं। तो ऐसे में भी हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। इसके बाद है अधिक तकनीकी जानकारी। जैसे जैसे हमें जानकारियाँ हमारी अधिक होती जा रही हैं कि आजकल ये है, जैसे फ़ोन के बिना पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तो छोटे फ़ोन से भी सब काम हो रहे थे, लेकिन जैसे हमें जानकारी हुई कि फ़ोन से ये फ़ायदा है, हम ये कर सकते हैं, तो अधिक जानकारी अगर हो जाए तो उससे भी क्या होता है कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे विज्ञान के नए नए आविष्कार हुए, वॉशिंग मशीन आई, फ्रिज हमारा आया, तो इन सब से क्या हुआ कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, वो हमारी मौलिक आवश्यकताओं में शामिल होने लगी, क्योंकि हमें उसकी आदत भी हो गई और हमें उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं।